हेलो स्टूडेंट। तो क्लास 12 का ऑप्टिक्स का जैक 2023 में इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो बना है। रे ऑप्टिक्स में पांच क्वेश्चन का वीडियो बना चुके हैं। 5 वीडियो आपका फर्स्ट था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, सेकेंड बनाए लेंस मेकर फॉर्मूला, थर्ड था आपको ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फोर्थ था टेलीस्कोप और फिफ्थ क्वेश्चन बनाए रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। ये 5 ही क्वेश्चन से कोई ना क्वेश्चन आपको आएगा। अब हम दूसरा पार्ट ऑप्टिक्स का स्टार्ट करते हैं। वो क्या है आपका वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को हाइगेन प्रिंसिपल के आधार पर ड्राइव करना या डिडक्शन करना। उसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में क्वेश्चन है फ्रिंजेज विड्थ क्या है और उसका एक्सप्रेशन निकालेंगे। और एक और क्वेश्चन है उसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट यंग्स एक्सपेरिमेंट। इतना ही क्वेश्चन से आपको ऑप्टिक्स का सारा लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। तो आइए वेव ऑप्टिक्स का जो पहला क्वेश्चन हम बनाने जा रहे हैं, जैसा उसका क्वेश्चन क्या है, डिडक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम को ड्राइव करना ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट, या इसको वेव थ्योरी ऑफ लाइट को प्रपोज कौन किया था? हाइगेन ने, या बोलेगा अकॉर्डिंग टू हाइगेन प्रिंसिपल। इसके आधार पर इसको हम ड्राइव करेंगे। तो बाकी आप जो है अभी लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, तो बाकी जो है इसका फंडामेंटल चीज वो पहले जैसा पढ़ लीजिएगा। हल्का हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि अगर आप वेव थ्योरी ऑफ लाइट को नहीं समझते होंगे तो ये क्वेश्चन एकदम समझ में नहीं आएगा। तो मेन चीज है कि हाइगेन क्या बोला कि कोई भी सोर्स से चारों तरफ वेव निकलता है, एक हाइपोथेटिकल मीडियम में ट्रेवल करता है। इस मीडियम का नाम क्या दिया था उसने? ईथर दिया था। इसका मतलब हुआ कि सोर्स के चारों तरफ एक पार्टिकल भरा हुआ, वो पार्टिकल क्या है? ईथर। अब इससे मान लीजिए यहां पर सोर्स है और वेव आगे प्रोपेगेट कर रहा है, तो ईथर जो पार्टिकल है इसको डिस्टर्ब करके आगे बढ़ेगा। तो जब डिस्टर्ब करेगा तो ये सब पार्टिकल क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा। और अगर इसको मिला दीजिएगा, मैंने इसका लोकस लीजिएगा, वाइब्रेटिंग ईथर पार्टिकल का लोकस, उसी को क्या बोलते हैं? वेव फ्रंट। लोकस ऑफ वाइब्रेटिंग ईथर पार्टिकल्स इन द सेम फेज में वाइब्रेटिंग ईथर पार्टिकल का जो लोकस होता है वेव फ्रंट का क्या देता है? ये माने वही लोकस क्या होता है? वेव फ्रंट होता है। ये कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन कोई भी आकार का हो सकता है। एक चीज इसका जरूरत पड़ेगा। अब जैसा हाइगेन प्रिंसिपल क्या बोला कि कोई भी मान लीजिए वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट नया सोर्स हो गया डिस्टरबेंस का। इसका मतलब हुआ कि वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से फिर वेव निकलेगा जो लाइट के वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। ये जो वेव निकलेगा उसका नाम क्या दिया था उसने? सेकेंडरी वेवलेट दिया। वेव का पार्ट को क्या दिया? वेवलेट। इसका अगर आकार कीजिएगा, शेप लीजिएगा तो कैसा हो जाएगा? स्फेरिकल। अगर लाइट के वेलोसिटी से गया तो टी टाइम में इसका रेडियस क्या होगा? टी इंटू टी। ये पॉइंट हर एक पॉइंट से निकलेगा। तो जो स्फेरिकल बना रहे क्या शेप है? सेकेंडरी वेवलेट का। तो सेकेंडरी वेवलेट का आकार कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। इसके बाद एक पॉइंट समझिए कि सेकेंडरी वेवलेट जो होता है उसका रेडियस टाइम के साथ क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। और मेन एक पॉइंट है, 2 पॉइंट लास्ट में, जैसे मान लीजिए
एस है सोर्स ऑफ लाइट, और ये सब जो बना रहे हैं क्या है, सेकेंडरी वेवलेट। ये जो पार्ट था वो क्या था, वेवफ्रंट था। अगर ये सेकेंडरी वेवलेट का कॉमन इन्वेलप ले लेंगे, कॉमन इन्वेलप में सभी कोई क्या करेगा, टच करेगा, तो ये जो कॉमन इन्वेलप होगा, कॉमन इन्वेलप एक ज्योमेट्रिकल वर्ड है, मैंने ऐसा टेंजेंट, टेंजेंट तो खैर स्ट्रेट लाइन होता है, ये आपका स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है। तो जो सेकेंडरी वेवलेट का जो कॉमन इन्वेलप होगा वेव फ्रंट का, वो क्या देगा, न्यू पोजीशन होगा, नया पोजीशन ये वेव फ्रंट का देगा। और लास्ट में क्या बोला, जैसे मान लीजिए वेव फ्रंट तो स्फेरिकल प्लेन कोई भी होगा, ये सेकेंडरी वेवलेट हुआ और इसका कॉमन इन्वेलप ले लिया तो वेव फ्रंट का क्या हुआ, नया पोजीशन हो गया। इसका जो सोर्स है, इसका सोर्स कहाँ है, सेंटर, इसको मिला दो कॉमन इन्वेलप से जहां पर ये टच करता है, इसका रेडियस हुआ, टेंजेंट हुआ, यही क्या हुआ, रे ऑफ लाइट हुआ। तो क्लियर है, वो रे ऑफ लाइट है, ये वेव फ्रंट है। तो रे ऑफ लाइट ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है किस पर, वेव फ्रंट पर। तो ये सब हम पहले नोट्स में बता चुके हैं, ये सब देख लीजिएगा हम, क्योंकि अभी आपको केवल लॉन्ग क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उसका जो जरूरत पड़ेगा, जो हम रिवाइज कर दी, ये सब टर्म का जरूरत पड़ेगा। इसमें बेसिक चीज क्या याद रखना है कि वेव फ्रंट क्या है, वाइब्रेटिंग ईथर पार्टिकल का लोकस को ही क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलेंगे। वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट से जो वेव निकलता है वो वेव को क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे। और सेकेंडरी वेवलेट का जो कॉमन इन्वेलप होगा वेव फ्रंट का क्या हो जाएगा, नया पोजीशन दे देगा, नया वेव फ्रंट बन गया। और लास्ट एक पॉइंट याद रखिएगा कि रे और वेव फ्रंट आपस में क्या रहता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इतना पॉइंट से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं हम डिडक्शन किसको करने जा रहे हैं, डिडक्शन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्शन का दो नियम पढ़े होंगे, जैसे ही मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है नॉर्मल, ये आया इंसिडेंट रे, इधर चल गया, ये एंगल आई, ये एंगल क्या होता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होता है, तीनों का प्लेन क्या रहता है, सेम प्लेन में लाइट करता है। तो ये आपका लॉ ऑफ क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ। इसी को हम प्रूव करेंगे अभी हम अकॉर्डिंग टू, मैंने हाइगन प्रिंसिपल जो अभी समझाए, या उसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, वेव थ्योरी ऑफ लाइट बोलते हैं। उसी के आधार पर इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। आइए मेन फिगर पर ध्यान दीजिए, बड़ा है फिगर, तो फिगर का 100% हम एक बार नहीं बनाएंगे, तो आपको समझने में आपको प्रॉब्लम होगा। जितना जरूरत रहेगा पार्ट वाइज पार्ट बनाएंगे। ये मान लीजिए कोई न कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जैसे मिरर का सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग, एक्स वाई नाम देते हैं। और एक प्लेन वेव फ्रंट आया, प्लेन वेव फ्रंट क्या है, दूर में सोर्स है। इस प्लेन वेव फ्रंट का एक किनारा शुरू में ही इंसिडेंट किया, टी बराबर कितना, 0। अभी हम जानते हैं कि वेव फ्रंट लाइट के वेलोसिटी से आगे बढ़ता, अगर एक्स वाई नहीं रहता, मान लीजिए इन एब्सेंस ऑफ एक्स वाई, इसका नया पोजीशन कौन हो जाता, उधर नया पोजीशन कौन होता है, ए डैश बी डैश। ये वाला इंसिडेंट किया मतलब कितना टाइम के बाद, टी टाइम के बाद। ये लाइट के वेलोसिटी से ट्रेवल किया, डिस्टेंस c इंटू टी, डिस्टेंस क्या होगा, c इंटू टी। लेकिन रहने पर क्या होगा, तो जानते हैं कि वेव फ्रंट से सेकेंडरी वेवलेट निकलता है जिसका रेडियस क्या होगा, बढ़ता है। यहां से सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा लेकिन नीचे तो नहीं जाएगा, ओनली क्या करेगा, सेकेंडरी वेवलेट रिफ्लेक्ट करेगा ऊपर। और सबसे लास्ट में कहां से निकलेगा, बी डैश से। यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट निकलेगा रिफ्लेक्ट करेगा,
इसका भी रेडियस बढ़ रहा, इसका भी रेडियस बढ़ रहा, लेकिन टी टाइम में इसका रेडियस बढ़ के मान लीजिए कितना स्क्वायर कर लिया, AD, ये भी डिस्टेंस 3t होगा। और यहां पर हमें वो टेंजेंट खींच दी है, क्या टेंजेंट खींच दी है, B'D। इसी टेंजेंट को हमको प्रूव करेंगे कि नया पोजीशन। फिर से एक बार समझिए, अभी हम 100% फिगर नहीं बनाए हैं, करीब 50% ही फिगर को ड्राइव किए हैं। इतना को हम समझा लेंगे तब आगे इसमें फिर नया फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए क्या है, पार्ट बाई पार्ट समझिए। एक्स वाई क्या था, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। ए बी क्या था, एक प्लेन वेव फ्रंट था, प्लेन वेव फ्रंट, जिसका एक किनारा ए शुरू में इंसिडेंट किया, whose one edge A incident on x y at t equal to 0, शुरू में इंसिडेंट किया। फर्स्ट पॉइंट में आपको दिक्कत नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखने जा रहे हैं, इन अब्सेंस ऑफ सरफेस एक्स वाई, अगर एक्स वाई नहीं रहता, वाला डिटेल, इन द absence of सरफेस एक्स वाई, एक्स वाई नहीं है तो ए बी का नया पोजीशन कौन है, ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट ए बी, इसलिए ए से ए डैश बराबर बी से बी डैश डिस्टेंस सी इंटू क्या होता, टी होता। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, अगर आप मान लीजिए है तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सरफेस एक्स वाई, एक्स वाई के प्रेजेंस में क्या होगा उसको समझिए। जब इसका किनारा ए शुरू में इंसिडेंट किया तो यहां से सेकेंडरी वेवलेट रिफ्लेक्ट किया, जिसका रेडियस टाइम के साथ क्या होने लगा, बढ़ने लगा। व्हेन द एज, इसमें 2 पॉइंट कर देते हैं, ए इंसिडेंट ऑन एक्स वाई एट टी बराबर 0, द सेकेंडरी वेवलेट्स आर रिफ्लेक्टेड whose रेडियस इंक्रीज कर रहा है, रेडियस इंक्रीजेज विथ टाइम, ये समझ रहे हैं, टाइम के साथ इसका रेडियस बढ़ रहा है। और इसका बी एज जो था कहां पर इंसिडेंट किया, बी डैश पर, लेकिन आफ्टर टाइम कितना टाइम के बाद किया, टी टाइम के बाद। बी में व्हेन द एज बी इंसिडेंट ऑन एक्स वाई एट बी डैश आफ्टर टाइम कितना, टी। तो यहां से भी द सेकेंडरी वेवलेट्स आर रिफ्लेक्टेड, बट जस्ट ए टाइम, जब यहां से शुरू किया रिफ्लेक्शन, उतना देर में यहां का रेडियस जो बढ़ते बढ़ते क्या इक्वाल कर गया, एडी, बट जस्ट ए टाइम, उसी समय द secondary wavelets of A had already acquired, प्राप्त कर लिया, a radius AD। तो AD का वैल्यू भी कितना होगा, टाइम, टी टाइम के बाद C इंटू टी।
अब क्या किया इसमें कंस्ट्रक्शन, इस रेडियस पर एक टेंजेंट खींचा गया बी डैश डी, उसी को हमको प्रूव करना है नया पोजीशन। क्या किया इसमें, ड्रॉ ए टेंजेंट बी डैश डी ऑन दी रेडियस ए। अब अगला स्टेप क्या होगा, ये जो टेंजेंट खींचे इसी को हम प्रूव करेंगे न्यू पोजीशन आफ्टर टाइम टी। वी हैव टू प्रूव दैट बी डैश डी बराबर पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट ए बी आफ्टर टाइम टी, या इसको आप बोल सकते हैं कैसा वेव फ्रंट प्रूव करेंगे, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। इसको हम रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट प्रूव करेंगे। अब आइए जैसा इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं और उसके बाद इसी को रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट हम प्रूव करेंगे। तो एक बनावट क्या कर रहे हैं कि देखिए कि एक लाइन खींच रहा है पी क्यू आर पैरेलल टू ए डैश के या बी डैश के, और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दे है। क्या किया देखिए, ड्रॉ पी क्यू आर पैरेलल टू ए डैश या समझिए बी डैश, और सेकेंड में ड्रॉ क्यू एम परपेंडिकुलर ऑन बी डैश डी। अब आते हैं कैलकुलेशन का पार्ट। दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक ये और इसके अंदर में है। इसका रफ फिगर भी देखिए, कौन ट्रायंगल है, ए डैश बी डैश और यहां पर है क्यू आर। ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90-90 है, तो तीसरा एंगल बराबर होगा ही, इसलिए ये ट्रायंगल सिमिलर है। ए डैश बी डैश सिमिलर है ट्रायंगल क्यू आर बी डैश, तो साइड का रेशियो लीजिए बटा क्यू आर ए बी डैश बटा क्यू बी डैश, इक्वेशन 1। और एक ट्रायंगल ऊपर में है, देखो कौन ट्रायंगल है, देखिए ए डी बी डैश, लंब डाला इसमें क्यू है, ये 90-90 है, ये एंगल कॉमन है, तो ट्रायंगल ए डी बी डैश सिमिलर है क्यू एम बी डैश, तो ए डी बटा क्यू एम ए बी डैश बटा क्यू बी डैश। 1 और 2 को आप इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एक साइड सेम है, तो फाइनल क्या आया, ए डैश बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा क्यू एम। ये कितना है, सी टी क्यू आर, ये कितना है, सी टी क्यू एम, सी टी कट गया, क्यू एम बराबर कितना आ गया, क्यू आर। अब इसी से प्रूव कर देंगे कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। तो फाइनल आपने प्रूव किया क्यू एम बराबर क्यू आर, इसे हटा दीजिए। अब फाइनल फिगर को हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, जो इसमें छूटा हुआ है। सबसे पहला देखिए, इसको हम इसको और बराबर प्रूव कर दिए, तो इसका मतलब अगर इसको हम सेंटर मान लें, अगर दोनों बराबर है तो रेडियस होगा, अगर सर्किल खींचेगा तो इसको टच करेगा। उसी ढंग से कहीं भी दूसरा जगह लेंगे तो ये और ये बराबर फिर प्रूफ होगा, तो इसको सेंटर मानिएगा तो ये दोनों को सर्कल टच करेगा, तो ये भी कॉमन इनवेलप हो रहा है, ये भी कॉमन इनवेलप हो रहा है। लेकिन ये आपका कॉमन इनवेलप तभी होता जब एक्स वाई आपका नहीं रहता। एक्स वाई नहीं रहने पर ये था, इसका मतलब हुआ वो सेंटर हुआ और रेडियस हो गया। तो ये समझिए कि ऐसे रफली फिगर समझिए, ये एक्स वाई था और ये आपका बी डैश डी ऐसे खींचे है। जितना भी सेकेंडरी वेवलेट रिफ्लेक्ट करेगा सब कोई टच करके जाएगा। तो कॉमन इनवेलप हाइगन प्रिंसिपल से क्या बताता है, बी डैश डी क्या प्रूव कर दिया आपने, कॉमन इनवेलप प्रूव कर दिया।
ऑन दी सेकेंडरी वेवलेट, वो सेकेंडरी वेवलेट रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड करता है बिटवीन ए एंड बी डैश, और बी डैश के बीच में जितना भी रिफ्लेक्ट करेगा सबको टच करेगा, तो हाइगेन प्रिंसिपल से यही पोजीशन हो गया नया, या इसको आप बोल सकते हैं कैसा वेव फ्रंट हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, इसको हम प्रूव कर दिए। अब आइए फाइनल फिगर। अब हमको पता चल गया कि इंसिडेंट कौन था, यहाँ पर एस नाम देते हैं, एक एरो दिए, ऐसे इंसिडेंट पूरे सिस्टम को हम रे ऑफ लाइट में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जानते हैं कि रे ऑफ लाइट और वेव फ्रंट आपस में परपेंडिकुलर होगा, तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट पर रे लाइन परपेंडिकुलर होगा इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होगा वो रिफ्लेक्टेड रे। तो ऐसे आपका इंसिडेंट रे हुआ, इंसिडेंट रे काहे इंसिडेंट हुआ, एज इट इज परपेंडिकुलर टू दी इंसिडेंट वेव फ्रंट पर ही परपेंडिकुलर है ए बी पर, और अभी आपने प्रूफ किया बी डैश डी को रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, उस पर कौन परपेंडिकुलर होगा, ए डी, एक एरो यहां दे दीजिए, तो ए डी कौन रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हुआ, एज इट इज परपेंडिकुलर टू दी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बी डैश डी पर वो परपेंडिकुलर। तो जब दोनों पता चल गया तो वो नॉर्मल डाल दीजिए सीधा, एन क्या हो गया, यहां पर एन नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हुआ एट पॉइंट, किस पॉइंट पर हुआ, ए पर। तो जब ये पता चल गया तो ये एंगल आई होगा, और यहां से यहां तक की एंगल क्या होगा, आर। इस आई को हम बाद में इतना भी प्रूव कर देंगे, इतना एंगल को आई और इतना एंगल को बाद में हम आर प्रूव करेंगे। नोट्स में आपका फ्रेश फिगर बना हुआ, अभी हम रफली समझा रहे हैं, इसे फिगर में जब कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, आई हुआ एस ए एन एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ, और आर जो हुआ एन ए डी, ये क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। इसी को हम आई और आर को क्या करना है, बराबर प्रूव करना। तो सबसे पहले क्या बोले, आई को इतना लाइए, घटा उठा के एंगल को, तो देखिए आई को हम कैसे लिख सकते हैं, पूरा एंगल जाइए, पूरा का मतलब कहां तक जाइए आप, यहां तक, और उसमें इतना माइनस, क्या लिखोगे, एस ए बी माइनस एन ए बी, पूरा एंगल 90 डिग्री है, क्या कि परपेंडिकुलर है वो एन ए बी। अभी 90 के जगह पर ये नॉर्मल है, तो पूरा ये भी 90 होगा, 90 हटा दीजिए, एन ए बी डैश माइनस एन ए बी, अब प्रूफ हो गया। देखिए पूरा यहां से यहां तक एंगल ले रहे हो, इसमें इतना माइनस कर रहे हो, तो ये एंगल बचेगा, कौन एंगल बचा, बी ए बी डैश। अब आते हैं आर, आर देखिए ये एंगल है, इसको हम इस ट्रायंगल का इतना एंगल को बराबर लाने जा रहे हैं, माइनस करके उसी लाइए। आर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए पूरा एंगल जाएगा, उसमें इतना माइनस कीजिए, पूरा एंगल क्या है, एन ए बी डैश माइनस होगा डी ए बी डैश, पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री माइनस डी ए बी डैश। अब उस ट्रायंगल का, कोई भी ट्रायंगल का तीनों कोण का सम जानते हैं 180 होता है, ए डी बी डैश, ये एंगल 90 डिग्री ऑलरेडी है, तो ये एंगल और ये एंगल जोड़िएगा तो इसका सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तब टोटल 180 हो जाए। तो एंगल हो गया डी ए बी डैश प्लस डी बी डैश ए, इसका सम कितना डिग्री हुआ 90 डिग्री। इसको इधर लाइए तो डी बी डैश ए 90 डिग्री माइनस डी ए बी डैश। अब ये वाला लाइन और ये लाइन दोनों एंगल सेम है, तो ये दोनों एंगल सेम है, इसलिए आर का वैल्यू जो आया, आर कितना के बराबर प्रूव किए, देखिए
आर एंगल प्रूफ हो गया डी बी डैश ए। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था आई, इसको इतना प्रूफ किए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को इस ट्रायंगल का इतना प्रूफ किए। दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल राइट एंगल में आई लाए और एक एंगल को क्या लाए, आर लाए। उसका चलिए हम फ्रेश फिगर बनाते हैं। कौन ट्रायंगल ए या क्या है बी या क्या है बी डैश। इस एंगल को आपने प्रूव किया आई और ये एंगल कितना इसका है 90। इस ट्रायंगल में साइन आई लीजिए तो क्या हो जाएगा बी बी डैश बटा ए बी डैश। अब आर वाला कौन ट्रायंगल बनाया, देखिए आर लाए आप ए डी बी डैश। ये एंगल को क्या प्रूव कर दिए आर, और ये एंगल कितना डिग्री है 90। तो साइन आर इक्वल टू क्या होगा ए डी बटा ए बी डैश। अब दोनों को साइन आई और साइन आर का वैल्यू निकाल लिए, डिवाइड कर दिए। साइन आई बटा साइन आर डिवाइड करने पर क्या होगा ए बी डैश दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो यहां क्या बचेगा बी बी डैश बटा ए डी। बी बी डैश का वैल्यू क्या है सी टी, इसका वैल्यू क्या है सी इंटू टी। अब सी टी दोनों में है, एक कैंसिल हो गया 1, तो साइन आई इक्वल टू साइन आर, इसलिए आई इक्वल टू आर। दिस प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड जो बात है वो फिगर से ही प्रूफ है, क्योंकि जब तक तीनों एक प्लेन में नहीं रहते तो फर्स्ट लॉ प्रूफ नहीं होता। तो इसको आप लिख सकते हैं क्लियरली फ्रॉम फिगर द इंसिडेंट रे जो ऐसे है द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कौन है एडी है, एंड नॉर्मल एन ए है। ऑल थ्री लाई इन द सेम प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिडक्शन करना है ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो जरा सा इसके पहले आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से, क्या बोलते हैं वेव थ्योरी ऑफ लाइट को अच्छा से पढ़ लीजिए। उसके बाद ये क्लियरली समझ में आएगा, और ये समझ में आ गया तो केवल 70% सेम होगा किसको प्रूव करने में, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर अच्छा से समझ जाते हैं तो इसका सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी हम क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो इस ढंग से ये दोनों क्वेश्चन को हम प्रूव कर दिए। थैंक यू।